दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि संपरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और आने वाले विभिन्न व्यापम के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग अभी हिंदी पढ़ रहे हैं और मैथ्स का भी वीडियो आपको पर डे एक मिल रहा है, तो आप मैथ्स के वीडियोस भी कवर करें। मैं आज आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने के लिए आया हूँ। तो देखिए कि जो संपरीक्षक में जो 50 प्रश्न जो हैं मैथ्स और रीजनिंग से लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और विभिन्न एग्जाम्स में मैथ्स में जिन जिन टॉपिक्स से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि मैं 10 टॉपिक आपको बताऊंगा। ये जो 10 टॉपिक हैं वो आपको कवर करने ही करने हैं और उसके बाद आप जहां पर से भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन ये 10 टॉपिक आपके कवर होने ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है प्रतिशत, परसेंटेज है। इससे एक दो प्रश्न हर एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, इसमें से एक दो प्रश्न आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से करना है। हमारे वीडियो में भी आपको ये मिल जाएगा और दूसरे वीडियोस में भी या दूसरे बुक्स में भी आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद एक टॉपिक है लाभ हानि का, तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो हर एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उसके बाद है मिश्रण का, एलिगेशन, इस यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। अनुपात समानुपात से प्रश्न आते हैं। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चाल समय दूरी, क्षेत्रफल आयतन, त्रिभुज वृत्त चतुर्भुज और इम्पॉर्टेंट है सरलीकरण, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर व्यापम 30 प्रश्न अगर मैथ्स के आते हैं तो आप मान के चलो कि 25 प्रश्न आपके इन्हीं 10 टॉपिक से आएंगे, ये आप बिल्कुल कंफर्म रहिए, ठीक है। तो और एक टॉपिक और आपके साथ आज डिस्कस करना चाह रहा था, हालांकि इसका डिस्कशन एक पुराने वीडियो में हो गया था। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे व्हाट्सएप में मैसेज के माध्यम से कि संपरीक्षक का कट ऑफ कितना जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताया था कि पिछला एग्ज़ाम था उसमें जो 160 अंक लाने वाला था वो टॉप किया था और 150 अंक जिसका आया था वो टॉप 10 में था, ठीक है। और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था वो 145 अंक का हुआ था, अंक में हुआ था, ठीक है। लेकिन पिछले बार क्या है कि पद थोड़े कम थे, इस बार पद अच्छे खासे हैं। तो मेरे को लगता है फिर भी, क्योंकि कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ा है और अगर पिछले साल के जैसा ही अगर एग्ज़ाम हुआ, उसी पैटर्न में आया, तो फिर से इस बार 145 से 140 प्लस जो लाएंगे उनका सिलेक्शन लगभग श्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं। अगर प्रश्नों का लेवल इससे हाई होगा तो कट ऑफ कम जाएगा और लो तो नहीं होगा, इतना तो तय है। जो पिछला पैटर्न था उसी पैटर्न पे जरूर आएगा। तो 140 प्लस अगर अपन करते हैं उस पैटर्न पे अगर आने पे, तो बहुत आसानी से हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हिंदी का एक नया टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे, वाच्य, ठीक है। इंग्लिश में आप लोग इसको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो देखिए कि बहुत ही एक सरल परिभाषा बताता हूं कि वाच्य आप कैसे पहचाने। तो वाच्य आप पहचानेंगे क्रिया से, ठीक है, क्रिया से। अगर क्रिया परिवर्तित होती है, बहुत ही ये छोटा सा और बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन एक दो प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में इसको जितना समय देना है उतना ही समय दूंगा। आपका समय भी कीमती है, मेरा भी समय कीमती है। तो देखिए कि क्रिया अगर कर्ता के आधार पर परिवर्तित होती है, ठीक है, तो वो कर्तृवाच्य है। वो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। और अगर क्रिया कर्म के आधार पर परिवर्तित होती है तब वह कर्मवाच्य है, ठीक है। यहां पर बेसिक अंतर आपको समझना है, किससे? क्रिया से। अब कर्तृवाच्य का एक एग्जाम्पल लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। राम क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। अब वहीं पर जब सीता की बात आई तब ये क्या हो गया? पढ़ती है हो गया। राम क्या है? ही है और ये क्या है? सी है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? क्रिया क्या हो गई? पढ़ना क्रिया है ना, पढ़ना क्या है? क्रिया है। और मैं क्या बताया कि अगर क्रिया कर्ता के आधार पर परिवर्तित होती है तो वो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। तो अब यहां देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है लेकिन सीता पुस्तक पढ़ती है, लिंग बदल गया, ठीक है ना, क्रिया का, ठीक है। तो राम क्योंकि पुरुष है तो पढ़ता है और सीता स्त्री है तो पढ़ती है। तो बहुत आसानी से हमको पता चल गया कि कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि जो क्रिया है वो किस आधार पर परिवर्तित हो रही है? यहां पर कर्ता के आधार पर, ठीक है। अब देखिए कर्मवाच्य क्या होता है।
तो कर्मवाच्य क्या होता है, क्रिया किसके आधार पर व्यवहार करती है, कर्म के आधार पर। तो देखिए मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी और राधा ने किताब पढ़ी। अब राधा क्योंकि क्या है, स्त्री है, मोहन क्या है, पुरुष है, लेकिन यहां पर कोई परिवर्तन आया का, पढ़ना जो क्रिया है वहां पर कोई परिवर्तन आया नहीं आया, तब आप समझ जाइए कि क्या है, कर्मवाच्य है। ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। ठीक है, यहां पर प्रधानता किसकी है, किताब की, किसकी वो है, प्रधानता है किताब है, किताब की, लेकिन यहां पर किसकी प्रधानता थी, राम की और सीता की। तो राम के आधार पर पढ़ता है, सीता के आधार पर पढ़ती है, इसलिए ये कर्तावाच्य है, कर्तृवाच्य है। और यहां पर मोहन ने किताब पढ़ी, राधा ने किताब पढ़ी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और ये किताब के आधार पर ये यहां पर लिखा जा रहा है, तो ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसी को दूसरे तरीके से भी पढ़ा जा सकता है, जैसे किताब मोहन के द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, अगर ऐसा भी लिख दें कि किताब मोहन के द्वारा पढ़ी गई, तब भी ये कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। या इसे लिख दें क्या, कि किताब राधा के द्वारा पढ़ी गई, तब भी क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहला वाला तरीका बताया वो भी ठीक है, ये वाला भी तरीका बहुत सिंपल है, आसान है। अब देखिए भाववाच्य क्या होता है। तो भाववाच्य में क्या होता है, राम से गाया नहीं जाता। अब राम क्या है, ही है। सीता से गाया नहीं जाता, सेम है, सीता क्या है, सी है। और लड़कों से गाया नहीं जाता, अब लड़के क्या है, बहुवचन है, तो दे हैं। लेकिन ये गाया नहीं जाता में किसी प्रकार का परिवर्तन आया नहीं आया। तो जब गाना गाना क्या होता है, क्रिया होती है, क्रिया में न तो कर्ता के आधार पर कोई परिवर्तन हो और न ही कर्म के आधार पर कोई परिवर्तन हो, तब वो क्या होगा, भाववाच्य होगा, तब वह क्या होगा, भाववाच्य होगा। तो ये तो हो गया बेसिक। और आसान तरीके से बता देता हूं कि अगर सीधे सीधे कर्ता के द्वारा कोई क्रिया संपन्न होती है तो कर्तृवाच्य है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, अब कर्मवाच्य में देखिए कि अगर किताब मोहन के द्वारा पढ़ी गई, ये शब्द आया, तब आप बहुत आसानी समझ जाइए कि कौन सा है, कर्मवाच्य। लेकिन अगर आपको यहां पर भी पहले राम है और यहां पर भी पहले क्या है, कर्ता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है उसमें परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, किसके आधार पर, इसके आधार पर, कर्ता के आधार पर। अगर हो गया तो कर्तृवाच्य, अगर नहीं हुआ तो कर्मवाच्य। ठीक है, अब भाववाच्य में क्या होता है कि न तो क्रिया में परिवर्तन कर्ता के आधार पर होता है और न ही कर्म के आधार पर। ठीक है, एक चीज और, अगर ये गाया नहीं गया, सोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, इस प्रकार का जो शब्द आए, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा कि ये कौन सा है, भाववाच्य है। ठीक है, तो देखिए ये जो चैप्टर है ना, इसमें इससे ज़्यादा बताने के लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय हमारे पास कम है, तो मैं केवल बेसिक और फंडामेंटल चीज़ें बताऊंगा ताकि आप इसको समझ जाएं और वहाँ पर आपसे बहुत ही आसानी से जो है हल हो जाए। ठीक है, तो ये आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स के जो मैं टॉपिक्स बताया उसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, और संपरीक्षक का जो मैं एक वीडियो डाला हूँ कि रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे अपन तैयारी कर सकते हैं, उसको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। साथ ही साथ हिंदी के सारे वीडियोस आप अच्छे से देखिए। मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि जितने वीडियोस हम डालेंगे उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, तो आप बहुत अच्छे से करिए। और बाकी जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं उसमें एक बुक बनाइए, अपनी बेस बुक, और उससे उस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आप हल करते जाइए। उसके बाद आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।